सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है शब्द विचार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं शब्दों के विषय में, किस प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं, किस प्रकार से इनके भेद होते हैं। पाठ को पढ़कर सारी बातों को जानते हैं। अध्याय 3 शब्द विचार। शब्द के मूल में ध्वनि निहित होती है। ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। जब सारवान ध्वनि समूह कोई अर्थ दे तभी उसका महत्व होता है। हम पढ़ चुके हैं कि ध्वनि चिन्हों को वर्णों का रूप दिया जाता है। वर्णों के योग से शब्द बनते हैं और शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा, तब जाकर कहीं कोई विचार मूर्त रूप लेता है। इस प्रकार भाषा में शब्दों का अत्यधिक महत्व है। कहा भी गया है, शब्द ही भाषा की वास्तविक संपदा है। शब्दों के बिना भाषा को कोई अस्तित्व नहीं होता। तो बच्चों, ये बात हम जानते हैं कि वर्ण, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको मिलाकर शब्दों की रचना की जाती है। शब्दों से वाक्य और वाक्यों से फिर भाषा का निर्माण होता है। तो कोई भी वर्ण जब तक अपना अर्थ देने में समर्थ नहीं होता, जब तक कि उसका कोई समूह ना बनाया जाए, उसका कोई शब्द ना बनाया जाए, तो वर्णों से शब्द, वो भी अर्थ वाले, इसका कोई अर्थ हो, वर्णों का समूह जो कि कोई अर्थ दे, वही शब्द कहलाता है। तो शब्द को असली, जो हमारी भाषा की जो संपदा माना जाता है, कि जो हमारी, हम कह सकते हैं असली, जो भाषा का जो वास्तविक जो धन होता है, वो शब्द ही है, क्योंकि इनके बिना तो भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। इसमें एक वर्ण भी से भी बन सकता है शब्द, या फिर एक से ज्यादा वर्णों के योग से भी शब्द की रचना हो सकती है, लेकिन उनको इस प्रकार से क्रम में व्यवस्थित किया जाए कि वो कोई अर्थ दे। बिना अर्थ के हम वर्णों के समूह को शब्द नहीं कहते। उदाहरण है मेरठ, म जमा ई जमा र जमा अ जमा ठ जमा अ बराबर 6 वर्णों का ध्वनि समूह, 6 वर्णों का ध्वनि समूह। अब आता है शब्द और पद। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता। वाक्य के नियमों के कारण शब्द एक अनुशासन में बंध जाता है और पद कहलाता है। व्याकरण में शब्द और पद दोनों में स्पष्ट अंतर है। उदाहरणार्थ, लड़के ने पुस्तक खोली, वाक्य में लड़के ने पद का रूप लड़का शब्द से भिन्न होता है। मतलब जब हम वर्णों का जब समूह हम स्वतंत्र रूप से देखते हैं और वो अपना अर्थ दे रहा होता है, वो शब्द है, लेकिन जैसे ही हम उसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत कर देते हैं, वो बच जाता है पद। क्योंकि वाक्य में बहुत सारे व्याकरण संबंधी नियम होते हैं, जिसमें हमारे जो शब्द है वो बंध जाता है, तो वह शब्द ना रहकर पद बन जाता है। उदाहरण भी हमने देखा कि लड़का, अगर लड़का है शब्द, लेकिन अगर हम लड़के ने, क्योंकि हम वाक्य के अंतर्गत जा रहे हैं, लड़के ने पुस्तक खोली, तो यहाँ पर जो लड़के ने आया है ना बच्चों, वो पद है, वो शब्द नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप को पद कहते हैं। ठीक है, यानी कि वाक्य में जिस प्रकार से शब्द का प्रयोग होता है तो वह बन जाता है पद। सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक शब्द, भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है और कई बार निरर्थक शब्द भी आ जाते हैं, लेकिन उनका प्रयोग कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता और वो सार्थक शब्दों के साथ आते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि वो, जैसे यहाँ पर उदाहरण है पानी, वानी, चाय, वाय, टर, वर, खिचखिच, खटपट, खिटखिट आदि। तो इनका वैसे जैसे पानी है, वाय है, वर, खिच खिच, खटपट, किटकिट का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ कर रहे हैं, तो ये भी कोई ना कोई अर्थ प्रदान करने लगते हैं। ठीक है, मतलब भाषा को ये एक सजीवता देते हैं। भाषा, इनके प्रयोग से भाषा में बनावटीपन नहीं रहता। अब आता है शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। कोई शब्द हिंदी भाषा में कहां से आया अथवा उसका स्रोत क्या है, कहां से उत्पन्न हुआ है वो, तो ये कहलाता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। जानते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले है तत्सम शब्द। तत् का अर्थ होता है वह, और सम मतलब समान, यानी कि संस्कृत के समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं और हमने बिना परिवर्तन के उनको हिंदी में स्वीकार कर लिया है, वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे गृह। अब आते तद्भव। बच्चों, तत् का अर्थ है वह और भव का अर्थ है पैदा हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, तद्भव में ये होते तो संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन इनमें हम थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं और फिर अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगते हैं। संस्कृत से उत्पन्न या फिर संस्कृत से
क्या कह सकते हैं इनको, विकसित संस्कृत के हैं, लेकिन इनको थोड़ा बहुत परिवर्तन कर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है। ये है हमारे तद्भव, जैसे घर, घरी का क्या बन गया, घर। अब आते देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न, अर्थात ये शब्द है हमारे देश के, यानी कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती है, तो वहां से आए हुए शब्द देशज कहलाते हैं, जैसे पेड़। अब आते हैं विदेशी शब्द। नाम से स्पष्ट है हमारे देश के नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे विदेशी समय समय पर आते रहते हैं। उनकी भाषाओं से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं वो है हमारे विदेशी शब्द, जैसे अंग्रेजी शब्द है, इसमें अरबी है, फारसी आदि मुख्य हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं अलग अलग भाषाओं के शब्दों के, यानी कि विभिन्न प्रकार के विदेशी शब्दों के। सबसे पहले अंग्रेजी, कार, बटन, डॉक्टर, स्कूल, पैंट, डिग्री, स्टेशन, बोर्ड, कोर्ट आदि। अरबी भाषा के वकील, किताब, औरत, दारोगा, खर्च, गिरफ्तार, कस्बा, कानून, मकान आदि। फारसी भाषा के दुकान, बादाम, फोस, कागज, दरबार, मुर्दा, बर्फ, खून, फासला, हजार आदि। तुर्की के हैं तोप, कुर्ता, लाश, कैंची, चाकू आदि। पुर्तगाली शब्द हैं कमरा, तौलिया, अलमारी, काजू, फीता, गोदाम, आलू आदि। फ्रांसीसी हैं इंजीनियर, कार्टून, बिगुल, पुलिस, कूपन आदि। यूनानी या फिर हम कह सकते हैं ग्रीक शब्द हैं टेलीफोन, डेल्टा, एटम, टेलीग्राम आदि। चीनी भाषा के चाय, पटाखा, लीची, तूफान आदि। ये हमारी विभिन्न भाषाओं के शब्द, इनको आप याद करने का प्रयास करेंगे कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। अब आते हैं संकर शब्द। दो भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी भाषा का और गाड़ी हिंदी भाषा का है। घड़ी, साज, घड़ी हिंदी भाषा का और साज अरबी भाषा का है। तो ये है हमारे दो भाषाओं के योग से बने हुए शब्द। अब है हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ तत्सम व उनके तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव की ये तालिका दी गई है, इसको पढ़ते हैं, आप इसको याद करने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो चलिए पढ़ते हैं तत्सम तद्भव तालिका को। सबसे पहले क्या है पर शीर्ष, सिर, दुर्बल, दुबला, चर्म, चमड़ा, गदर्भ, गधा, धेनु, गाय, घृत, घी। हस्ती, हाथी, मयूर, मोर, मित्र का मीत, संध्या, सांझ, वारिद, बादल, धूम्र, धुआं, बिंदु, बूंद, पाद, पैर, छिद्र, छेद। सप्त, सात, मेघ, बादल, ज्येष्ठ, जेठ, सूर्य, सूरज, चंद्र, चांद, पत्र, पत्ता, चक्षु, आंख, ग्रंथि, गांठ, कपोत, कबूतर, दंत, दांत, घंटिका, घंटी, सूत्र, सूत, जिह्वा, जीव, उज्ज्वल, उजला और नासिका का हो गया नाक। ये है तत्सम तद्भव की तालिका, इसको आप याद करेंगे। अब आते हैं व्युत्पत्ति, रचना के आधार पर वर्गीकरण की शब्दों की रचना किस प्रकार से हुई है। व्युत्पत्ति से तात्पर्य बनावट। इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के तीन भेद किए जाते हैं। तीन प्रकार है, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आते हैं हमारे रूढ़ शब्द, वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से न बने हों तथा जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हों, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन्हें मूल शब्द कहना अधिक उचित है। ऐसे शब्दों के खंड करने पर उनका कोई अर्थ निकलता है, यानी कि ये बिना योग के बने होते, अपने आप में मूल शब्द होते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, यानी कि इनका अर्थ वही निकलेगा। साथ ही साथ इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम टुकड़े कर देंगे तो कोई अर्थ ही नहीं बचेगा इनके शब्दांशों का। जैसे घर, घ जमा र, हाथी हा जमा थी, घोड़ा घो जमा डा, आदमी आ जमा दमी। ठीक है, ये है हमारे रूढ़ शब्द। अब आता है यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, हम ये कह सकते हैं। और हर शब्द का अपना एक अलग ही अर्थ होता है। जैसे राजकुमार, राज जमा कुमार, पुस्तकालय, पुस्तक जमा अल्य। अगर हम इनको अलग करते हैं तो हर जो दो शब्द आए ना बच्चों, जैसे राज और कुमार, पुस्तक और आल्य, ये अपना अपना अर्थ देंगे। अब आता है योग रूढ़ शब्द, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने होते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से ये भी बनते हैं, लेकिन ये अपने शाब्दिक अर्थों को ना बताकर ये विशेष अर्थ को बताते हैं, या हम कह सकते हैं तीसरे अर्थ की तरफ संकेत करते हैं। जैसे उदाहरण है चारपाई, चार पैरों वाली, अर्थ तो ये हो गया चारपाई चार पैरों वाली, लेकिन ये तीसरे अर्थ की तरफ संकेत करता है जो कि है खाट। ठीक है, चारपाई जो हम होता है खाट के लिए ही प्रयोग करते हैं, वरना चार पैरों वाली तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम सबको चारपाई नहीं कहते, केवल खाट को ही हम चारपाई कहते हैं। ऐसे शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे दशानन, दश आनन वाला, लेकिन हम दशानन वाला दशानन के अर्थ में प्रयोग नहीं करते, उसका शाब्दिक अर्थ नहीं देखते। हम देखते दशानन किसको कहते हैं, हम रावण को कहते हैं।
ये है हमारे योग रूढ़ शब्द। अब अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 4 प्रमुख भेदों में वर्गीकृत किया गया है। एकार्थी शब्द है, इसमें 4 है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। एकार्थी जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है, यानी कि जो शब्द एक अर्थ देते हैं वे एकार्थी, जैसे रोटी, कुत्ता, लोहा, पुस्तक आदि। फिर आता है अनेकार्थी। भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो एक से ज्यादा अर्थ देते हैं, एक से मतलब उनके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे उत्तर है, उत्तर दिशा के लिए भी प्रयोग होता है, विशेष दिशा विशेष के लिए और जवाब दोनों के लिए प्रयोग होता है। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द। बच्चों, समानार्थी शब्द क्या होते हैं? जो समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, जिनके अर्थों में समानता होती है, एक दूसरे के पर्याय होते हैं, वो पर्यायवाची कहलाते हैं। इनको समानार्थी भी कहा जाता है क्योंकि इनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत छोटा सा अंतर होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है जल और पानी, एक दूसरे के पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पर्यायवाची। फिर आते हैं विलोम शब्द। एक दूसरे के विपरीत या विरोधी अर्थ बताने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। जो उल्टा अर्थ बताते हैं वो उन्हें ही विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे सत्य, असत्य, पाप, पुण्य, धनी, निर्धन, ऊपर नीचे आदि। ध्यान रहे तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम और तद्भव शब्दों का विलोम तद्भव ही किया जाना चाहिए। यानी कि हम ऐसा नहीं कि तद्भव शब्द है उसका तत्सम विलोम कर देंगे, नहीं, तत्सम का तत्सम, तद्भव का तद्भव। जैसे प्राचीन का अर्वाचीन ही होगा, नया का पुराना होगा, नर का नारी और मर्द का औरत होगा, ठीक है। अब प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। वाक्य में प्रयोग करने पर शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, कुछ शब्दों में और कुछ में नहीं होता। तो इसके आधार पर ये हमारा वर्गीकरण। जैसे लड़का का लड़के, लड़के, लड़कों आदि। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो वैसे ही रहते हैं वाक्य में प्रयोग करने पर भी, जैसे आज, कल, शीघ्र, तथा, बाहर, भीतर आदि। तो इस आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं जानते हैं? जिन शब्दों के रूप में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी कहते हैं। विकार का अर्थ ही परिवर्तन होता है, मतलब इनमें जो परिवर्तन आता है लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण और कारक के कारण आता है। तो इस आधार पर ही इनको विकारी शब्द कहा गया है। तो लिंग के हिसाब से कैसे परिवर्तन होता है? जैसे लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, लिंग बदला तो हमारी क्रिया भी बदल गई, ठीक है, क्रिया भी बदल रही है साथ साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ? रूप। संज्ञा शब्द हमेशा रूप परिवर्तन कर लेता है, जैसे लड़का लड़की हो गया। वचन के हिसाब से भी होता है, जैसे लड़का खेल रहा है, लड़कियां खेल रही हैं। कारक के हिसाब से परिवर्तन आता है, लड़का आता है, लड़की को आने दो। पुरुष, वह गाता है, वे गाते हैं। तो ये परिवर्तित होते हैं। विकारी शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। यानी कि लिंग बदलेगा तो इनका रूप बदल जाएगा, वचन बदलेगा तो रूप बदल लेंगे। कारक और पुरुष के कारण भी इनमें परिवर्तन होता है, इसीलिए विकारी हैं। अब आते हैं अविकारी। जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, चाहे लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, कारक, काल कुछ भी बदल जाए, लेकिन वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। जैसे वह आ जाएगा, वे आ जाएंगे। तो आज जो शब्द है ये हमारा अविकारी शब्द है, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: विशेषण, क्रिया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो विकारी और अविकारी दोनों शब्दों के बारे में विस्तार पूर्वक हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। अब हम कर लेते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहले है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में देने का प्रयास करेंगे, स्वयं कार्य सुंदर अक्षरों में करेंगे। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो चलिए ये लिखते हैं: सांप, सांप, सर्प, घी, घृत, कबूतर, कपोत, सात, सप्त, दांत, दंत, चमड़ा, चर्म, सांझ, संध्या, गांव, ग्राम और नाक का हो जाएगा नासिका। नेक्स्ट है निम्न लिखित में से देशज और विदेशी शब्द छांटिए। तो चलिए छांटने का काम करते हैं। सबसे पहले तारीख विदेशी है, बल देशज है, ऑफिस विदेशी, भाग देशज, गांव
देशज, धूप ये भी देशज, टेलीफोन विदेशी, रोटी देशज, बेल, यहाँ पर बैल हो जाएगा, बैल ये भी देशज है, घोड़ा देशज, स्टेशन विदेशी, फिर है झोपड़ी ये देशज, बच्चा देशज, डिबिया देशज, लाइब्रेरी विदेशी, फिर है प्रिंसिपल, उसके बाद है हमारा गाय ये देशज है, यहाँ लिख देती हूँ ऊपर, अखबार विदेशी, और क्लास ये भी विदेशी। ठीक है बच्चों, ये पाठ हमने बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से शब्दों के बारे में जाना कि किस प्रकार से शब्द की रचना की जाती है और उसके भेदों को भी जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।